अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे द ग्रैंड टूर ऑफ सीओए। ये हमारा आखिरी और फाइनल वीडियो होने वाला है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड। जो हमने सीरीज शुरू किया था, तकरीबन 100 से भी ऊपर हमने वीडियोस को डिस्कस किया, बहुत सारा स्टोरी मोड्स को डिस्कस किया। आज सबको रैप अप करेंगे। कंप्लीट सीओए का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, उसको हम लोग एक वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे करके ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हम लोग समझते हैं और इसका डिटेल हमने प्रीवियस पूरा सीरीज में पढ़ते हुए आया। राइट, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियोस को आपको देखना है, जरूर ऑफ कोर्स देखना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस 2 वीडियो का लिंक मिलेगा, नॉट प्रीवियस 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको। एक स्टोरी मोड, एक ऑल टॉपिक एक्सप्लेन। आप दोनों को जाके एक्सप्लोर करिए, प्रीवियस तमाम वीडियोस देख के आइए, तभी एक्चुअली आपको इस वीडियो को मजा आएगा और एक्चुअली आपको तब इस वीडियो को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो। आखिरी वीडियो आ गया है, अब तो हमारा सीरीज ही खत्म होने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट तो कर ही दिया करो यार। आप लोग कमेंट ही नहीं करते, सीरीज खत्म हो गया, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। ताकि शुरू करते हैं लास्ट वीडियो हमारा, द फाइनल वीडियो, द ग्रैंड टूर ऑफ सीओए, अ जर्नी थ्रू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सबसे पहले डॉन ऑफ द डिजिटल सिटी यानी माइक्रो प्रोसेसर्स। इमेजिन अ टाइनी सिटी हुज mirror can think in a pure electricity and that mirror is a microprocessor। हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी समझ में आता है, प्योर इलेक्ट्रिसिटी। हम पता है इलेक्ट्रिसिटी दो किस्म का होता है, एसी करंट और डीसी करंट। तो ऑफ कोर्स जितने भी टेक्नोलॉजी वाले चीजें हैं उनको वो सब में डीसी करंट इस्तेमाल होता है। तो एसी करंट को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं डीसी करंट में और डीसी करंट डायरेक्ट सीपीयू में जाता है, ठीक है, जो कि 0 1 के फॉर्म में होता है। 0 का मतलब सिग्नल लो है, 1 का मतलब सिग्नल हाई है। वाई स्टार्ट्स हियर, यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं हम लोग। सीओए बिगिंस विद सीपीयूज इंटरनल डिजाइन, रजिस्टर्स, एएलयू, बसेस, कंट्रोल लाइंस वगैरह वगैरह। यानी सीपीयू शुरू ही होता है उसके डिजाइन से, किस तरीके से सीपीयू को डिजाइन किया गया, जिसमें जो मेजर पार्ट्स है वो आते हैं रजिस्टर्स, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बसेस और कंट्रोल लाइंस या फिर सिग्नल्स वगैरह। 8085 एंड 8086 आर आवर ट्रेनिंग सीरीज। यानी 8085 आर्किटेक्चर जो है इंटेल का और 8086 आर्किटेक्चर जो है इंटेल का, ये स्टैंडर्ड है। यानी मॉडर्न कंप्यूटर को समझने के लिए ये स्टैंडर्ड समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। दैट्स वन रीजंस व्हाई जब हम लोगों ने बेसिक पढ़ने के बाद एडवांस या मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू किया तो हमने काफी वक्त 8085 आर्किटेक्चर के ऊपर ही बिताया। 8086 और 8085 दोनों सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि 8086 में साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, डिजाइन प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। स्मॉल इनफ टू स्टडी बट कंप्लीट इनफ टू शो हाउ मॉडर्न कंप्यूटर स्टिल वर्क। अब 8085 को ही हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका पीछे मेजर रीजन ये है कि 8085 आर्किटेक्चर बहुत छोटा है और बहुत कम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो डिजाइन और प्रिंसिपल्स है वो बिल्कुल सेम है। जो डिजाइन और प्रिंसिपल्स होना चाहिए एक मॉडर्न कंप्यूटर में, जिस तरीके से हमारा एक मॉडर्न कंप्यूटर आज काम करता है, which is really same. So that's one of the reasons why we pick 8085 computer architecture to understand the modern CPU, how modern CPU still work. Citizens of the city, CPU city। अब एक CPU है, उसके अंदर जो सिटीजन्स है, CPU के अंदर क्या क्या होता है बेसिकली, तो हम लोग 8085 को ही फोकस करते हुए चलेंगे क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर में समझना है तो 8085 ही स्टैंडर्ड है हमारे लिए। सो इनसाइड 8085 यू मीट ऑल द सिटीजन्स। होता क्या है CPU के अंदर, एक्यूमुलेटर, सेंट्रल डिस्क ऑफ कैलकुलेशन, यानी यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेशन का जितना काम सब कुछ यही होता है। दूसरा होता है ALU यानी मैथ्स फैक्ट्री फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी ये एक्यूमुलेटर जो है यहाँ पर कैलकुलेशंस परफॉर्म होता है और उसका रिजल्ट स्टोर होता है, ठीक है। ALU क्या है, ये एक बेसिकली पूरा का पूरा फैक्ट्री है, जितना भी लॉजिकल और मैथमेटिक वाला काम होता है, कोई भी काम कंप्यूटर में अगर हो इससे रिलेटेड वो ऑपरेशन नहीं होता है। इसके बाद एक होता है स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है, मैप सिटीज मैप एंड इवेल्युएटर ऑफ ट्रैकिंग इंस्ट्रक्शन। यानी प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या सीपीयू का एग्जीक्यूट करना है उसका इन्फॉर्मेशन वो रखता है, और स्टैक पॉइंटर क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक में वो पॉइंट करता रहता है। इसके बाद एक होता है बसेस। बसेस का मतलब द रोड्स कैरिंग एड्रेस एंड डेटा थ्रू द सिटी। ये जो पूरा का पूरा हमारा कंप्यूटर का सिटी है, इसके दरमियान जो डेटा ट्रांसफर होगा, एड्रेस ट्रांसफर होगा, कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर होगा, वो सब कैसे ट्रांसफर होगा। अगर वो ट्रांसफर होगा नहीं तो आपस में कोई बात नहीं कर सकते, तो वो ट्रांसफर होता है बसेस के थ्रू। द सिटी इज हार्ट। अब ये जो सिटी है, जो माइक्रो प्रोसेसर का जो सिटी है, इसका मेन हार्ट क्या है, मेन हार्ट क्या है, द सिटी ब्रीथ्स थ्रू फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। यस, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल इज अ यूनिवर्सल काइंड ऑफ साइकिल या यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन फ्लो। हर सीपीयू में, चाहे वो सिंगल प्रोसेसर हो, चाहे वो मल्टीपल प्रोसेसर हो, मल्टी लेवल सिस्टम हो, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर वो कंप्यूटर का सीपीयू है वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट इस्तेमाल करेगा ही करेगा, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो लैपटॉप में हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये हमेशा यूनिवर्सल रहता है। फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है, उसको डिकोड करना होता है और फिर परफॉर्म करना होता है मिलियंस ऑफ टाइम पर सेकंड। यानी ये काम मिलियंस ऑफ टाइम होता है पर सेकंड, एक सेकंड में मिलियन टाइम्स ये काम हो रहा होता है कंप्यूटर में। दिस फंडामेंटल रिदम इज द हार्टबीट ऑफ ऑल कंप्यूटिंग। ये जो बेसिकली फंडामेंटल एक रिदम है, ये जो फंडामेंटल एक साइकिल है, ये दुनिया का जितना भी कंप्यूटिंग है ये सबका हार्ट है। फ्रॉम द सिंपलेस्ट माइक्रो कंट्रोलर टू मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। यानी एक सिंपल माइक्रो कंट्रोलर में भी आप जाएंगे, एम्बेडेड सिस्टम में जाएंगे जहां पर
सीपीयू इस्तेमाल होता है, जहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वहां से लेके आप सुपर कंप्यूटर तक भी अगर चले जाएंगे तो सेम एग्जीक्यूशन का प्रोसेस चलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं लर्निंग द मेयर्स लैंग्वेज, यानी अब जो ये माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हमने मेयर कहा था, इसका कुछ अपना लैंग्वेज है, इससे बात करने के लिए इसका अपना लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टू गिव ऑर्डर वी नीड द मेयर्स नेटिव टंग, यानी असेंबली लैंग्वेज। यानी अब माइक्रो प्रोसेसर को अगर हमें कंट्रोल करना है, माइक्रो प्रोसेसर को अगर हमें कमांड या ऑर्डर करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर का जबान आना चाहिए हम लोग को। सो माइक्रो प्रोसेसर का जबान क्या है? असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ सीपीयू, या जिसको आप कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि है म्यूमोनिक्स लाइक एमओवी, एबी और एडबलडी, ऐड, एम आर शॉर्ट। यानी आसान शब्दों में एमओवी एक इंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से ऐड एक इंस्ट्रक्शन है, एबी वेरिएबल हो सकता है, एबी रजिस्टर हो सकता है, एबी लोकेशंस इस एबी की जगह हो सकता है। ह्यूमन रीडेबल कोड दैट डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग टू मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये ह्यूमन रीडेबल है, लेकिन मशीन कोड क्या होता है? जीरो वंस में होता है, हमें पता है ऑलरेडी। तो एन असेंबलर ट्रांसलेट देम इनटू बाइनरी कोड टू सो द सीपीयू कैन एक्ट। यानी आसान शब्दों में हम लोग जीरो वन में कोड नहीं लिखते, हम लोग असेंबली प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं, और असेंबलर क्या करता है? वो ट्रांसलेट करता है हमारा असेंबली कोड को, जिसको लोग सोर्स कोड कहते हैं, बाइनरी में, ताकि सीपीयू उसको समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के दरमियान ब्रिज कौन है? ऑफ कोर्स राइटिंग असेंबली शोज हाउ सॉफ्टवेयर बिकम हार्डवेयर एक्टिविटी। यानी जब आप हार्डवेयर को चलाने के लिए, सीपीयू एक हार्डवेयर है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर में कोड लिख रहे हैं, और वो कोड हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान जो ब्रिज है वो असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ईच हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, ईच हाई लेवल स्टेटमेंट यू राइट इन सी और पाइथन इज अल्टीमेटली ब्रोकन इनटू दीस टाइनी इंस्ट्रक्शन। यानी जितना भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आप इस्तेमाल करते हैं, आप जावास्क्रिप्ट करे, पाइथन करे, सी करे, सी प्लस प्लस करे, जावा करे, रूबी करे, आर करे, जो भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखे, अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन होकर इंस्ट्रक्शन मशीन कोड में ही आता है। यानी अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में करेंगे तो वो 2 से 3 बार एग्जीक्यूट होगा, यानी 2 से 3 बार ट्रांसलेट होगा, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और अगर आप असेंबली में लिख रहे हैं तो वो सिर्फ एक बार ट्रांसलेट होगा, लेकिन ट्रांसलेट तो होना ही है मशीन लैंग्वेज में ही, एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसलेट होगा, जिसको हम लोग मशीन कोड, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, जिसको सीपीयू समझता है। क्योंकि सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए यानी सीपीयू सिर्फ 0-1 को ही एग्जीक्यूट करेगा, वो हाई लो कोई लैंग्वेज नहीं समझता, उसको सिर्फ 0-1 समझ में आता है। द डायरेक्ट कंट्रोल अलाउ प्रोग्रामर्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। और असेंबली से हम लोग क्या करते हैं ना, हार्डवेयर के हमारे पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है प्रोग्रामर्स के पास टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, क्रूशियल फॉर टाइम सेंसिटिव ऑपरेशन लाइक डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर जैसे हो गया, जहां पर टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन होता है वो, तो वहां पर आपको हार्डवेयर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको असेंबली में आना पड़ेगा, या एटलीस्ट लो लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज में आना पड़ेगा, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जिसपे आप हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। पाइथन और जावा में आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग, अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग हाउ सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट विद हार्डवेयर। रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको ये समझना पड़ता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर रहा है, उस चीज को रिवर्स करने के लिए। तो वहां पर भी आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बात कैसे कर रहा है। इसके बाद एक होता है एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर्स विद लिमिटेड रिसोर्स। यानी एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है कि हार्डवेयर के साथ आप सॉफ्टवेयर को काम करवा रहे होते हैं। जैसे रिमोट कंट्रोल कुछ हो गया, रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर बना लिया आपने, या वॉशिंग मशीन बना लिया। इसी तरीके से जो कोड ओवन, माइक्रोवेव ओवन में कोड इस्तेमाल होते हैं, रेफ्रिजरेटर में कोड इस्तेमाल होते हैं, ये सब एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि मेन जो सिटी है, जो डिजिटल सिटी है, उसमें मेन चीज क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन कैसे होता है हमने वो देखा, उसका हार्ट बीट क्या है वो देखा, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का लैंग्वेज क्या होता है वो देखा, और ब्रिज क्या है बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हमने वो देखा, और फिर एप्लीकेशन देखा। अब मैपिंग द होल सिटी, अब क्या करते हैं? हमें लैंग्वेज आ गया सीपीयू का, यानी माइक्रो प्रोसेसर का लैंग्वेज आ गया हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर क्या है वो भी समझ गए। नाउ अब हम लोग एक पूरा का पूरा कंप्यूटर बिल्ड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो सिर्फ, यानी पूरा का पूरा कंप्यूटर में सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर तो नहीं होता ना, बाकी चीजें भी होती है। तो अब हम लोग उसका आर्किटेक्चर बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं कि कैसे करके पूरा का पूरा शहर को खड़ा किया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट क्योंकि हमारा सीपीयू था, माइक्रो प्रोसेसर, दैट्स व्हाई हमने स्टार्ट वहां से किया। और माइक्रो प्रोसेसर मेन काम करते इसलिए उसका लैंग्वेज समझा, और अब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं पूरा मैपिंग द होल सिटी, आर्किटेक्चरल क्लासिफिकेशन। वंस वी नो हाउ सिटी रन्स, जैसे हमें पता चलेगा कि सिटी रन कैसे होता है, यानी सीपीयू की मदद से, सीओए जूम आउट टू कंपेयर डिफरेंट सिटी प्लान्स। अब सीओए क्या कर रहा है ना, उसको जूम आउट कर रहा है। यानी पहले हम लोग बहुत जूम इन में थे, सीपीयू को समझे, अब हम लोग जूम आउट करते हैं और सिटी को प्लान करते हैं प्रॉपर तरीके से, कि हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट, डेटा, हार्डवेयर फ्लोज, कि भाई स्ट्रीट जो रास्ते होते हैं, डेटा है, हाईवेज है, वहां पर कैसे करके इंस्ट्रक्शन फ्लो हो रहा है प्रॉपर तरीके से, यानी पूरे कंप्यूटर में किस तरीके से इंस्ट्रक्शन, डेटा, ये सब फ्लो हो रहा है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फिन्स टैक्सोनॉमी, इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? सिंगल रोड, यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। यानी यहाँ पर एक सिंगल रोड है, वहां पर सिंगल डेटा जाएगा, या सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा जाएगा। यहाँ पर सिंगल इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल डेटा जाएगा, और यहाँ पर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल डेटा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, वन ट्रैफिक सिंगल कंट्रोल्स मेनी लाइंस, जीपीयूज एंड सर्वर प्रोसेसर, यानी वेक्टर प्रोसेसर और जीपीयू वगैरह में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ये सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होता है, यानी पुराने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता था। और एमआईएमडी यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन रोड एंड
मेयर मॉडर्न सर्वर्स एंड प्रोसेसर्स, यानी ये एक्चुअली में मॉडर्न सर्वर और प्रोसेसर में इस्तेमाल होता है। इन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट? तो ये हमें आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है कि कैसे करके डेटा फ्लो हो रहा है बेसिकली। एडिशनल क्लासिफिकेशन स्कीमा, और इसके अलावा भी कई एडिशनल क्लासिफिकेशन स्कीमा होती है, जैसे कि फेंग्स है, हैंडलर है, एड डिटेल अबाउट हाउ वाइड और डेप्थ दोज रोड एंड पाइपलाइंस आर, यानी वो रोड कितना वाइड होगा, कितना डेप्थ होगा, उसका डेंसिटी कितना होगा पाइपलाइन का, इसके बारे में दीगर स्कीमास जो है वो बात करते हैं। प्रोवाइड मोर नॉर्सिया वे टू कैटेगराइज कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन पैरेललिज्म एट डिफरेंट लेवल। और पैरेललिज्म में जब हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं ना, इसमें हम लोग पैरेललिज्म पे ही बात करते हैं कि सिंगल पैरेलल यानी सिंगल प्रोसेसर, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह, तो इसमें और ज्यादा आपको वैरायटीज और कैटेगरी प्रोवाइड करता है डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीमा जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। वाई क्लासिफिकेशन मैटर्स, अब ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, दिस क्लासिफिकेशन स्कीमा टीचेस द पैटर्न ऑफ मूवमेंट बिफोर वी एक्चुअली बिल्ड मल्टी मेयर सिटी, यानी ये आर्किटेक्चर हमें ये बताता है कि बिफोर, यानी बिफोर आप कॉस्ट लगाए, पैसा लगाए और फिजिकल कंप्यूटर बना ले, उससे पहले आप समझते हैं उसका पैटर्न की जब कंप्यूटर बनेगा तो वो काम कैसा करेगा, बिफोर इन्वेस्टिंग एनी टाइम और एनी मनी टू बिल्डिंग अ हार्डवेयर। अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न हेल्प्स आर्किटेक्ट डिजाइन मोर एफिशिएंट सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग राइट बेटर कोड फॉर स्पेसिफिक आर्किटेक्चर। यानी जब ये डिजाइन प्रिंसिपल आप बनाते हैं ना, तो आप ये समझ जाते हैं कि इस डिजाइन प्रिंसिपल में कौन सा काम बेस्ट होगा, कौन सा काम नहीं होगा, और जो मैं करवाना चाहता हूँ क्या उस काम के लिए आर्किटेक्चर बेस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप आर्किटेक्चर का डिजाइन को चेंज करते हैं और दूसरा आर्किटेक्चर का डिजाइन बनाते हैं। जब आपका आर्किटेक्चर का डिजाइन फिक्स हो जाता है, फिर आप एक्चुअली बिल्डिंग शुरू करते हैं उसको। इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंट सिस्टम बनेगा आपका, क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग किया है और पूरा का पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पर हमने देखा कि भाई सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। अब देखिए ये तो माइक्रो प्रोसेसर है, इसको आप जैसे काम करवाएंगे वो वैसे काम करेगा, सेम एज ये असेंबली लैंग्वेज है, इसको आप जैसे बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर को कमांड करेंगे वो वैसे काम करेगा। लेकिन ये आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, आर्किटेक्चर, यानी आप एक माइक्रो प्रोसेसर को एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज काम करने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। यानी आपने एक सीपीयू और असेंबली लैंग्वेज को इस तरीके से ऐड किया कि वो एआई वाला काम बहुत बेस्ट करेगा। तो इसका मतलब आपका आर्किटेक्चर है, आपने आर्किटेक्चर से ये डिजाइन किया कि मेरा सीपीयू और असेंबली की मदद से जो सीपीयू को हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो एआई वाला काम अच्छा करेगा। सेम एज अगर आप कोई गेमिंग बना रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना रहे हैं या कोई स्पेसिफिक काम के लिए बना रहे हैं, साइंटिफिक सिमुलेशंस के लिए बना रहे हैं, तो ये सब चीज जो अलग अलग आपका नीड होता है ना कि इस काम को मेरा कंप्यूटर ज्यादा अच्छा करे, इस काम को ज्यादा अच्छा करे, ये मेरा प्रायोरिटी है, तो ये सब चीज को सेट करते वक्त आर्किटेक्चर को डिजाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पैरेलल प्रोसेसिंग, हायरिंग मोर वर्कर्स। अब जाहिर सी बात है, जब आपका आर्किटेक्चर सेट हो गया, आपको पता चल गया कि हाँ ये मेरा कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल मुझे एआई स्पेशलाइज्ड या कंप्यूटर विजन सीवी स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बनाना है, आर्किटेक्चर आपने सेट कर लिया। नाउ जब आप आर्किटेक्चर सेट कर लेते हैं तो आपको पता है कि आपका कंप्यूटर काम कैसे करेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि कंप्यूटर काम ज्यादा फास्ट करे, ज्यादा इफेक्टिव करे, ज्यादा एफिशिएंट करे। उसके लिए आप क्या करते हैं, ज्यादा वर्कर्स को हायर करते हैं, यानी ज्यादा सीपीयू, ज्यादा कोर लेके आते हैं। आपको एक बिल्डिंग बनाना है, आपको पता चल गया बिल्डिंग कैसे बनता है, आपको पता चल गया बिल्डिंग में क्या क्या लगता है, आपने पूरा डिजाइन भी कर लिया आर्किटेक्चर से, यानी आर्किटेक्ट ने पूरा डिजाइन करके दे दिया। अब एक्चुअल जो वर्कर्स है वो काम करेंगे बिल्डिंग के ऊपर, तभी बिल्डिंग बनेगा। तो अब आपने 10 वर्कर्स रखा था बाय डिफॉल्ट, तो आपको अगर जल्दी बिल्डिंग बनाना है तो आप 100 करेंगे, 150 रखेंगे, 200 रखेंगे, ऑफ कोर्स। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी सेम था कि आपको पता चल गया कंप्यूटर मेरा ऐसा बनेगा, आर्किटेक्चर ये है, लेकिन आपको कंप्यूटर को स्पीड देना है और ज्यादा पावर देना है। इसके लिए आपने वर्कर्स हायर किया, वर्कर्स से मतलब यहाँ पर आपने सीपीयू हायर किया और अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई किया जिससे वो फास्ट हो सके। इन टेक्निक्स को ही कहते हैं हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग, और पैरेललिज्म के अंदर ही ये सब टेक्निक आती है। इसमें क्या है, नाउ वी स्केल अप, यानी अब हम लोग सिस्टम तो बना दिया, अब हम लोग उसको स्केल करेंगे, सिस्टम को स्केल करेंगे और एडवांस लेवल पे बनाएंगे। इंजीनियर्स ओवरलैप वर्क इनसाइड अ सीपीयू, यानी पाइपलाइनिंग। यानी पाइपलाइनिंग में क्या होता है, दो काम को ओवरलैप करना, तो इंजीनियर्स इसको ओवरलैपिंग करते हैं परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। देन ऐड मोर सीपीयू, मल्टी प्रोसेसर, क्लस्टर और एरे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद वो ज्यादा सीपीयू या ज्यादा कोर डाल के जो अपना सिस्टम है उसको और ज्यादा हाई परफॉर्मेंस बनाते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ पैरेललिज्म की वजह से। तो पैरेललिज्म क्या होता है वो समझना आपको जरूरी है। इसका मतलब होता है साइमल्टेनियसली एक वक्त में 10 काम या उससे ज्यादा काम हो सके, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना प्रोसेसर या कितना कोर है। तो अब पैरेललिज्म का फॉर्म क्या क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि पैरेललिज्म में हर किस्म का टास्क आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक टाइप का आर्किटेक्चर डिजाइन किया है ना, तो उस आर्किटेक्चर में कोई स्पेसिफिक काम ही होगा जो आपको पैरेललाइज करवाना हो। हर काम को आप नहीं चाहेंगे कि पैरेलली होता रहे, नहीं, आप चाहेंगे ये काम पैरेलली हो। इसी बेसिस पे मैंने अपना आर्किटेक्चर डिजाइन किया था। तो इसीलिए आप पैरेललिज्म में 3 किस्म का पैरेललिज्म होता है, उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे आर्किटेक्चर के हिसाब से कौन सा पैरेललिज्म बेस्ट होगा। तो पहला होता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। इसमें क्या होता है, वन मेयर जिगलिंग स्टेजेस टू सर्वर इंस्ट्रक्शन ओवरलैपिंग। यानी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म में ये होता है कि आपके पास सीपीयू एक है लेकिन आपने उसमें ओवरलैप किया, यानी पाइपलाइनिंग का प्रोसेस लगाया, प्रॉपर पैरेललिज्म यहाँ पर नहीं लगा। यानी आपका वर्कर एक ही है, सीपीयू एक ही है, बस आपने इल्यूजन क्रिएट किया कि वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो अकेला ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक हद तक ही आप उसको अप्लाई
कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर स्पीड नहीं देता। इसके बाद आता है टास्क पैरेललिज्म। यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रू पैरेललिज्म, यानी यहाँ पर कोई एक एग्जीक्यूशन, कोई एक प्रोग्राम, जैसे मैंने वीएलसी प्लेयर में डबल क्लिक किया वो खुलता है, तो वैसा कोई प्रोग्राम अगर मुझे रन करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, उस काम के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 कोर है या 12 कोर है या 16 कोर है, तो 16 का 16 कोर इसी काम पे लग गया कि भैया ये प्रोग्राम को तुम चला दो। तो अगर ऐसा कोई काम के लिए मैं अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन किया था पहले, तो मैं पैरेलल टास्क को ही अप्लाई करूंगा अपने आर्किटेक्चर में। लेकिन अगर मैं डेटा पैरेललिज्म अप्लाई करता हूं तो वो क्या काम में आता है, मेनी मेयर्स वर्किंग ऑन अ डिफरेंट डेटा चंक। यानी अब मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने मशीन लर्निंग या एआई, मैंने क्या किया था, एआई स्पेशलाइज मुझे अपना हार्डवेयर बनाना था, तो आर्किटेक्चर को मैंने उसी हिसाब से डिजाइन किया था। तो अगर उस हिसाब से मैंने आर्किटेक्चर डिजाइन किया था ना, तो मुझे डेटा पैरेललिज्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा पैरेललिज्म का मेन काम क्या होता है कि जो अलग अलग प्रोसेसर है ना, वो अलग अलग डेटा के ऊपर काम करेंगे। यानी यहाँ पर एग्जीक्यूशन पे काम से ज्यादा मेजर काम हो रहा है डेटा के ऊपर काम, यानी किसी चीज को रन करना, उसको पावर देना एक अलग चीज है, और डेटा में कैलकुलेशंस करना अलग चीज है। तो डेटा को मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बांटना है, ताकि हर डेटा पे साइमल्टेनियसली मैं ऑपरेशन कर सकूं, ताकि वो चीज जल्दी हो सके। तो एमएल मशीन लर्निंग के लिए मुझे डेटा पैरेललिज्म लगाना चाहिए ज्यादा। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलूं, ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता कि आप ऐसे चूज करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट समझाने के लिए, ताकि आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन सके कि कैसे चूज किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप कैसे कनेक्ट है एक दूसरे से वो, और अगर एक में आप गलती करते हैं बाकी में गलती होगा, ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमने एक पैरेललिज्म चूज कर लिया कि डेटा पैरेललिज्म हमारे आर्किटेक्चर के हिसाब से बेस्ट है, बाकी दो को हमने यहाँ से छोड़ दिया। मैनेजिंग द वर्कफोर्स, यानी अब इसके बाद हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई पैरेललिज्म कौन सा होगा। अब हमें लोड बैलेंस और स्केलेबिलिटी देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ रहा है तो क्या हमारा लोड बैलेंस अच्छा है, यानी अब हमने डेटा तो अलग अलग सीपीयू को दिया, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, यानी रूल्स, सो नो वर्कर इज आइडियल और नो वर्कर डिस्ट्रीब्यूट इवनली, यानी कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसा रिसोर्स है, कोई ऐसा कोर है जो खाली बैठे, कोई काम ही नहीं कर रहा, और बाकी कोर्स तो मेहनत से भाई डेटा को एग्जीक्यूट किए जा रहे, ऐसा ना हो। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जितना भी कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर में लगा है, सब बराबर बराबर काम बांटे और अच्छे से करे। इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स यूटिलाइजेशन, जो लोड बैलेंसिंग के अंदर आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्केलेबिलिटी, यानी आज मान लीजिए मेरे पास 10 मिलियन डेटा है, कल को मेरे पास 50 मिलियन डेटा आ रहा है, तो क्या मेरा ये सिस्टम जो मैंने अभी डिजाइन किया, क्या वो संभाल सकता है? तो अगर वो संभाल सकता है तो मुझे अभी से ही सोचना पड़ेगा, सिस्टम बनाने से पहले मुझे डिसाइड कर लेना है। तो अगर मैं वो डिसाइड कर रहा हूं तो उसी को बोलते हैं स्केलेबिलिटी। द सिटी कैन ग्रो, कीप ग्रोइंग बाय एडिंग मोर वर्कर्स, यानी मुझे उस हिसाब से अपना आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा कि बाद में अगर मुझे और पावर चाहिए, मैं 10 और सीपीयू लगा लूं, 2 और रैम लगा लूं, थोड़ा स्टोरेज और लगा लूं, ठीक है, तो वो भी मुझे आर्किटेक्चर में, वो भी मुझे यहीं पर डिसाइड करना होता है, यहाँ पर डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑफकोर्स मैंने उतना डिटेल डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट ये आर्किटेक्चर में डिसाइड करना पड़ता है। फिर हमने यहाँ पैरेललिज्म कर लिया और फिर हमने स्केलेबिलिटी देख लिया। नाउ ब्रिज टू मल्टीपल प्रोसेसर्स, अब हमारे पास प्रोसेसर मल्टीपल है, यानी मल्टीपल प्रोसेसर मिलके डेटा में काम कर रहे हैं। तो पैरेललिज्म इज अ ब्रिज फॉर्म ऑफ अ सिंगल ब्रेन टू मल्टीपल टीम ऑफ कॉपरेशन ब्रेन। इट ट्रांसफॉर्म कंप्यूटेशन फ्रॉम अ सीक्वेंशियल प्रोसेस टू कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस एंड इनेबलिंग न्यू एप्लीकेशन दैट प्रीवियसली इम्पॉसिबल, दैट वाज वे प्रीवियसली इम्पॉसिबल। यानी ये जो मल्टीपल प्रोसेसर हमने पैरेललिज्म जो अप्लाई किया, इससे क्या हुआ कि अब एक आदमी की जगह 2 आदमी या 2 से ज्यादा 10 आदमी काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा अगर सीपीयू में 16 कोर है, तो अब 16 छोटा छोटा सीपीयू आपस में काम कर रहा है, जो पहले एक सीपीयू करता था। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल बूस्ट हो जाएगा, और जो लिमिटेशन सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में आता था अब वो नहीं आएगा, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से 16 कोर को इस्तेमाल कैसे करेंगे, लोड बैलेंसिंग। हमें ये भी देखना होगा कि भाई 16 कोर प्रॉपर काम करना चाहिए, ऐसा ना हो कि 5 कोर चुप से बैठा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, और बाकी बेचारा कोर्स पागल की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्टिमाइज प्रॉपर नहीं किया हमने, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक्सपैंडिंग टू द फेडरेशन, यानी अभी जो ये हमने पैरेललिज्म और ये जो हमने आर्किटेक्चर डिजाइन किया है ना, अब ओवरऑल इसको हम लोग और बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे एक से मुराद क्या है, देखिए एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड का मतलब समझाता हूँ, एक्सपैंडिंग टू अ फेडरेशन, सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस वक्त हमने आर्किटेक्चर लेवल ऑर्गेनाइजेशन किया था ना, यानी हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर आर्किटेक्चर सेट किया था, आर्किटेक्चर में कौन सा पैरेललिज्म होगा हमने वो सेट किया था। अब ये जो हमारा आर्किटेक्चर है और पैरेललिज्म है, ये एक्चुअल में कैसा टाइप का सिस्टम बनेगा, यानी सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं ना, या आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन करते हैं ना, इसी के अंदर हम लोग एक्चुअली में सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यानी अब ये पूरा सिस्टम पे आप आ गए, यानी अब ये स्पेसिफिक सीपीयू मेमोरी का बात नहीं हो रहा, ना स्पेसिफिक आर्किटेक्चर का बात हो रहा है। आपने सीपीयू डिसाइड कर लिया, आपने आर्किटेक्चर डिसाइड कर लिया, सिस्टम पूरा आपने डिजाइन कर लिया है। अब और हाई लेवल ओवरव्यू में आते हैं, एक पूरा सिस्टम, रेडी सिस्टम जिसको आप बोलते हैं ना, उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं कि अब आपको सिस्टम लेवल में क्या ऑर्गेनाइज करना है। तो उसमें 3 चीज आता है। फाइनली द सिटी बिकम अ नेशन ऑफ द सिटीज, यानी बहुत सारे सिटी को आपने एक जगह करके एक्सपैंड कर दिया और अब उसको आपने एक नेशन बना लिया। तो अब वो जो सिस्टम लेवल आर्किटेक्चर होता है वो 3 किस्म का होता है। एक होगा सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, वन मेयर टाउन क्लासिक पीसीज एंड स्मॉल डिवाइस। एक होता है मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम और एक होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर सिस्टम। यानी सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में क्या होगा कि प्रोसेसर तो सेम होगा, लेकिन इसमें अब सवाल यह है कि हमने पैरेललिज्म का ऊपर
डिस्कस किया था कि भाई पैरेललिज्म में तो हमने इसको चूज कर लिया, डेटा पैरेललिज्म, तो जाहिर सी बात है ये ओवर इंटरकनेक्टेड है। अगर हमने यहाँ से डेटा पैरेललिज्म चूज किया तो यहाँ से हम लोग सिंगल सिस्टम को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग सिंगल इंस्ट्रक्शन या सिंगल सिस्टम प्रोसेसर को चूज करेंगे, अगर ये सिस्टम लेवल आर्किटेक्चर में अगर हमने सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को चूज किया है तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन लेवल का ही ऑप्शन रहेगा। हम लोग टास्क पैरेललिज्म नहीं चूज कर पाएंगे, हम लोग डेटा पैरेललिज्म नहीं चूज कर सकते, ठीक है। सेम एज अगर हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम चूज किया है तो हम टास्क पैरेललिज्म भी कर सकते हैं, डेटा पैरेललिज्म भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लेवल भी कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप है। यानी सिंगल प्रोसेसर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर कुछ ही ऑप्शन पैरेललिज्म में आपको मिलते हैं। इसी तरीके से मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जब आप इस्तेमाल करते हैं सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में तो इसके अंदर 3 फैसिलिटी मिलता है, तीनों में से कोई भी आर्किटेक्चर अप्लाई कर सकते हैं या तीनों भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेवल आप करते हैं इसमें भी आप तीनों में से कोई पैरेललिज्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ये ऊपर है वो अंदर लेवल में आता है, ठीक है, और ये जो आता है ये उसके भी अंदर लेवल पे आता है। तो अब सिंगल प्रोसेसर क्या होता है कि एक सिंगल सीपीयू रहेगा। मल्टीपल प्रोसेसर का मतलब होता है कि या तो सिंगल सीपीयू मल्टीपल कोर होगा या मल्टीपल सीपीयू इज डायरेक्ट होगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, मेनी इंडिपेंडेंट टाउन्स कनेक्टेड टू द हाई स्पीड रोड्स। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कंप्यूटर्स है, मान लीजिए एक कंप्यूटर दिल्ली में, एक कंप्यूटर मुंबई में, एक कंप्यूटर पुणे में, एक कंप्यूटर कोलकाता में, अब चारों को आपने ऐड कर दिया थ्रू वाईफाई, यानी नॉट वाईफाई, थ्रू इंटरनेट, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यानी वो आपने कनेक्ट किया तो अब वो चार समझ लीजिए लगभग एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा। कोई भी बड़ा टास्क आप उनको देंगे वो आपस में डिवाइड करके एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डिजाइन गोल फॉर डिजिटल नेशन। यानी अब आपने ये जो बड़ा लेवल का आर्किटेक्चर आपने चूज कर लिया कि हाँ भैया मुझे, अब फॉर एग्जांपल हमने क्या अपना बात लेके चले थे, हम लोग एआई के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने डेटा पैरेललिज्म तक चूज किया हुआ था, राइट। उसके बाद अब अगर यहाँ पर आएंगे तो एआई के हिसाब से जो पहले हमने चूज किया हुआ है उस हिसाब से कौन सा सिस्टम हमारे लिए बेस्ट होगा। तो ऑफकोर्स सिंगल प्रोसेसर से तो हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि जैसे हमने चूज किया पैरेललिज्म वो सिंगल में तो होता ही नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचेगा, या तो हम यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम ले सकते हैं या हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ले सकते हैं। अब बेस्ट कौन सा होगा, यहाँ पर आपका गोल क्या है। अगर आप इंडिविजुअल काम करने के लिए ले रहे हैं और बहुत हाई लेवल आपको काम नहीं करना है तो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप बहुत हाई फाई लेवल में काम करना चाहते हैं या जैसे गूगल फेसबुक ये लोग एआई में काम करे उस लेवल पे, एंटरप्राइज लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेना पड़ेगा। अब सवाल है कि जो पहले हमने ऑलरेडी चूज किया हुआ था क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है, और इसको भी करेगा। लेकिन हम लोग इसको नहीं ले सकते, इसमें नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या चूज किया था, डेटा पैरेललिज्म। डेटा पैरेललिज्म इसमें हो ही नहीं सकता, यहाँ पर सिर्फ पाइपलाइनिंग वगैरह हो सकता है, ट्रू पैरेललिज्म नहीं हो सकता। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से आपका दिमाग काम कर रहा है, यानी आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रहा है कि अच्छा ये यही कनेक्ट होगा वो वही कनेक्ट होगा। यही अंडरस्टैंडिंग असर होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में, कि अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए ना आप इस पूरे सब्जेक्ट को समझ गए। इसके बाद आता है डिजाइन गोल फॉर डिजिटल नेशन। अब हमने ये तो चूज कर लिया, लेट्स से हम लोग मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को लेके चलते हैं, हमें बहुत बड़े इंटरप्राइज लेवल में कुछ नहीं बनाना है, तो अब क्या होगा, डिजाइन गोल फॉर डिजिटल नेशन। यानी अब हमें स्केलेबिलिटी और स्मूथनेस डिमांड इंक्रीज देखना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम लेते हैं ना तो इसमें इसमें और इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल फोकस नहीं रहता, लेकिन अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उठा लेते हैं ना तो यहाँ इन तीन चीजों पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। स्केलेबिलिटी यानी हमें पता होगा कि स्केल होगा ही होगा, हमें इसमें फोकस करना पड़ेगा। रिलायबिलिटी में हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा कि सिस्टम कभी फेलियर ना हो, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह यूट्यूब का सिस्टम कभी डाउन नहीं होता है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ही इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, यानी यूजर को ऐसे लगे कि भाई एक ही सिस्टम है, ना कि इतना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन, अब रियल वर्ल्ड कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दिस प्रिंसिपल्स पावर्स टुडेस क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। जैसे हमें क्लाउड कंप्यूटिंग पता है, ग्लोबल डेटा सेंटर, जैसे ग्लोबल डेटा सेंटर होता है, क्लाउड फील्ड हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, एंड लार्ज स्केल साइंटिफिक कंप्यूटिंग। द डिजिटल नेशन नेवर स्लीप विद सिस्टम ऑपरेटिंग 24/7 अक्रॉस द ग्लोब प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर। जाहिर सी बात है, एक आपका अगर पर्सनल कंप्यूटर आप बना रहे हो वो 24/7 पूरा दुनिया के लोगों को सर्व नहीं करेगा ना, चाहे आप जितना पावरफुल बनाए, उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ही जाना पड़ेगा। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जाते हैं तो डिमांड बहुत बदल जाता है, ठीक है। हाउ ऑल इट्स फिट्स इन सीओए, अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ये सब कैसे करके फिट होता है वो समझ लीजिए। फॉलो दिस 5 स्टेप 5 एक्ट दैट यू हैव ट्रैवल्ड अ फुल जर्नी ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम दिस टाइनीएस्ट स्विच टू द वर्ल्ड वाइड क्लाउड। यानी हम लोग बेसिकली शुरू किए डिजिटल लॉजिक से, जहां पर हमने फ्लिप फ्लॉप और ये सब पढ़ा था कि कैसे एएलयू डिजाइन होता है, और आज हम लोग कंप्लीट सिस्टम लेवल में चले गए कि पूरा का पूरा अलग अलग चीज मिलके कितना टाइप का इवन सिस्टम बन सकता है। इसमें हमने पढ़ा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, वो बेसिकली सीपीयू का इंटरनल होता है और उसमें रजिस्टर होता है, एएलयू होता है, बस और कंट्रोल सिग्नल्स वगैरह मेन होता है। असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। हाउ हाई लेवल कोड बिकम मशीन कोड, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम लोग कोड लिखते हैं वो मशीन कोड में कैसे ट्रांसलेट होता है। असेंबली
असेंबली की मदद से ही हो पाएगा। अगर असेंबली लैंग्वेज नहीं होता तो वो कभी भी बात नहीं कर पाते। आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो पैटर्न कैसे करके होता है, जिसमें एसआईएसडी, एसआईएमडी, एमआईएमडी वगैरह हमने देखा। पैरेलल प्रोसेसिंग हमने देखा कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सीपीयू इन रियल टाइम, इस पर हमने देखा पैरेलल टास्क, डेटा पैरेललिज्म एंड लोड बैलेंसिंग वगैरह का। और सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा कि इंटायर कंप्यूटर नेटवर्क एज अ बिग सिस्टम, जिसमें सिंगल सीपीयू, मल्टी प्रोसेसर सीपीयू और डिस्ट्रीब्यूटेड और स्केलेबिलिटी वगैरह देखा। और अगर आप एक फ्लो में देखना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि फाउंडेशन क्या है, अ सिंगल 8085 शोज हाउ कोर सीपीयू हार्ट बीट, यानी आज मॉडर्न जितने भी सीपीयू वो 8085 के प्रिंसिपल और डिजाइन पे चलते हैं, तो ये हमारा हार्ट बीट है। दूसरा आता है उस सीपीयू का लैंग्वेज, 8085 का लैंग्वेज। असेंबली गिव्स अस डायरेक्ट कंट्रोल टू द हार्ट बीट, यानी ये सीपीयू कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट हमें असेंबली सीखना पड़ेगा। असेंबली से जब हम लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये फ्लो कैसे, डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, तो हम लोग पैटर्न समझते हैं वहां पर कि आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन पॉसिबल इंस्ट्रक्शन इन डेटा फ्लो, यानी किस किस किस्म का डेटा हम लोग दे पाएंगे, कैसे कैसे वो फ्लो हो सकता है, ये हमें समझ में आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से, इन आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन से। उसके बाद जब हम लोग ये सब कर लेते हैं तो एक तरफ से कंप्यूटर तो रेडी है, लेकिन अब हमें ग्रोथ को देखना है, कंप्यूटर को एडवांस बनाना है, कंप्यूटर को स्केलेबल बनाना है। वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रोथ पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टीपल दोज फ्लॉज एंड स्पीड एंड स्केल वगैरह ये सब पढ़ते हैं। और एंड में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा वर्ल्ड वाइड एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, यानी बना वहीं से 8085 नेटफ्लिक्स भी और यूट्यूब भी, लेकिन एंड में वो लोगों ने क्या किया कि जब स्केल किया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करके, तो सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइज में क्या हुआ, वो डिजाइन हुआ एक ग्लोबली इस्तेमाल करने के लिए। की टेक अवे अगर देखें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर इज अ स्टडी ऑफ हाउ टू बिल्ड एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम एट एवरी स्केल फ्रॉम सिंगल प्रोसेसर टू ग्लोबल नेटवर्क। बाय अंडरस्टैंडिंग ईच लेयर एंड हाउ दे कनेक्ट, वी गेन अ नॉलेज टू डिजाइन बेटर सिस्टम एंड राइट मोर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर। फर्दर डिस्कस अगर फ्यूचर डायरेक्शन अगर देखें, as technology continue to evolve, these fundamental principles will remain essential. Emerging technologies like quantum computing, neuromorphic systems, and specialized AI acceleration and build up those foundation, creating a new challenge and opportunity for the computer architect. So this is all about the grand tour of computer organization and architecture. तो हमने डिटेल से यहाँ पर, यानी डिटेल तो नहीं कहेंगे, हाई लेवल ओवरव्यू हमने यहाँ पर डिटेल से समझा कि कैसे करके, यानी यहाँ पर हमारा मकसद कोई भी टॉपिक समझाना नहीं था। ऑफ कोर्स एक वीडियो में हम लोग पिछला 110 वीडियो को कवर तो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड जरूर कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वो तमाम वीडियोस को देखा हुआ है कि कैसे करके एक हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं सिंपल सा कि भाई लॉजिकल गेट्स क्या होता है, सीपीयू के अंदर मिलियंस ऑफ गेट्स होते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप कैसे होता है, रजिस्टर्स में कितने सारे फ्लिप फ्लॉप बन के एक रजिस्टर बनते हैं, वो रजिस्टर आके यहाँ पर एएलयू के अंदर काम करते हैं और सीपीयू के अंदर काम करते हैं, फिर सीपीयू कैसे इवॉल्व हुआ, कंप्यूटर में बसेस क्या, एवरीथिंग जो हमने टुकड़ों में पढ़ा था, अब हम लोग उसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए अलग अलग पार्ट्स है पीसी का, अब आप बस उसको असेंबल कर रहे हैं। पहले हमने समझा कि जो अलग अलग पार्ट्स है पीसी का वो बनते कैसे करके है, वो काम कैसे करते हैं, फिर हमने एंड में अभी क्या समझा कि वो जो अलग अलग पार्ट्स हमने देखा कि बनते कैसे है और काम कैसे करते हैं, उसको हमने साथ में जोड़ दिया एक जगह। कि जब हमने उसको साथ में जोड़ दिया तो हमारे सामने ये आया कि माइक्रो प्रोसेसर आया हमारे सामने, हमने उसको समझा, बुनियादी तौर पे माइक्रो प्रोसेसर बात करने का एक लैंग्वेज होगा वो हमने समझ लिया। उसके बाद हमें आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि कैसे करके डेटा फ्लो हो रहा है, कौन सा आर्किटेक्चर हमारे लिए बेस्ट होगा, हमने वो देखा। उसके बाद हमने पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट देखा, क्योंकि आज का टाइम में पैरेलल प्रोसेसिंग ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आप चाहे तो पैरेलल प्रोसेसिंग इस्तेमाल ना भी करें, वो आपके ऊपर है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग अगर आप चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने पैरेलल प्रोसेसिंग को चूज कर लिया, तो आगे जाके सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में हम सिंगल चूज नहीं कर सकते, हमें मल्टीपल चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पे ही चल सकता है। मान लीजिए आप एक वॉशिंग मशीन के लिए अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म पे जाएंगे, ना कि पैरेलल प्रोसेसिंग में जाएंगे। तो जब आप इंस्ट्रक्शन लेवल यानी इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म पे जाएंगे ना यहाँ पर आके, तो जब सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो आप सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को चूज करेंगे, ठीक है। और फिर जब नीचे जाएंगे तो स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो चीज आपने बनाया वो ना स्केल होगा, ना रिलायबल, यानी रिलायबल तो होगा बट स्केल नहीं होगा, ना उसका ट्रांसपेरेंसी बोल के ऐसा कुछ रहेगा, क्योंकि वो कोई ऐसा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर है ही नहीं। और डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ होता है वहाँ ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी का भी ज्यादा टेंशन होता है और स्केलेबिलिटी का, लेकिन यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर आप नीचे आते हैं यहाँ पर, और फिर ये तो हमने कनेक्शन देखा किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, यानी आसान शब्दों में इजी से इजी चीज भी अगर आपको बनाना है तो ये जानना पड़ेगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सुपर कंप्यूटर भी बनाना है तो आपको ये जानना पड़ेगा। यही इस सब्जेक्ट का ब्यूटी है कि जब आप ये सब्जेक्ट समझ जाते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो आप इस मुकाम पर होते हैं कि आपको जैसा सिस्टम कहा जाए आप वैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का कुछ भी, मैक, आईओएस, कुछ कहीं भी अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर डिजाइन करना चाहते हैं, यस ऑफ कोर्स जो चीज हमने पढ़ी एग्जैक्टली आपको ऐसे ही अप्लाई करना होता है। आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे गेमिंग कंप्यूटर बनाना है तो गेमिंग कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होगा हमारे पास, गेमिंग कंप्यूटर में एक असेंबली लैंग्वेज होगा हमारे पास, हमें आर्किटेक्चर लेना है कि हमें भाई बहुत अच्छा गेमिंग देना है तो हमें ये चूज करना पड़ेगा। फिर हम पैरेलल प्रोसेसिंग में जाएंगे तो हमें ये चूज करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर आके आप समझते हैं कैसे करके
पूरा सिस्टम काम करता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा। तो मुझे अलविदा कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सीरीज हमारा यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और कोई अच्छा टॉपिक से वापस से धमाकेदार कोई सीरीज पढ़ेंगे। आप कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में जरूर आप बताना कि नेक्स्ट आपको कौन सा सीरीज चाहिए, तो उस पर फिर मैं वर्किंग शुरू कर सकता हूँ। और इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पूरे का पूरा सीरीज पसंद कैसा आया, कैसा लगा। और स्टोरी मोड जरूर एक्सप्लोर करना, आपको डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर स्टोरी मोड एक्सप्लेन यानी एक्सप्लोर कर लेना और ऑल टॉपिक तो देख ही लेना। तब तक के लिए फिर से मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।